Hi everybody, this is Dr. Tufail Chandiyu, and I welcome you all from this humble platform of the Paragon Academy Badin. In our last two sessions, we covered what is the structure of language and how a sentence is made up of, what it is composed of. So we analyzed or dissected the structure of language. Then at the second session, we try to understand that what is a sentence composed of or made up of, like words and phrases and clauses, how they help us to make a sentence. I strongly believe that if you can write a sentence correctly, the greater job is done. Writing a sentence properly, correctly, is really a meaningful art of a language. In today's session, we are going to talk about the parts of a sentence. This is a kind of myth, I must call it, a misunderstanding. Mostly, whenever in a class, we ask students how many parts are there in a sentence. The most common answer we receive is that sentence has three part: subject, verb, object. Whereas the case is different. It is not the appropriate definition or the understanding of a sentence, because sentence doesn't have three parts: subject, verb, object, but sentence has only two parts: subject and predicate. If you determine this definition, subject, verb, object, and you will find that this definition will not qualify to many sentences, and many sentences cannot be covered under the umbrella of these definitions of sentences part based on three components: subject, verb, object. But you will find that so many sentences don't have this kind of a symmetrical organization, what you call subject, verb, object. But you will find a sentence where you won't find proper object, where you won't find even action verb. There's only complement, but still it is a sentence. So in this session, we will debunk this myth or misunderstanding, and we will just bring back to our students to the sanity that sentence has two parts: subject and predicate. तो आज की क्लास ज़्यादा अहम है, क्योंकि नॉर्मली ये नोटिस किया गया कि जब भी हम स्टूडेंट से पूछते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट हैं, तो एक कॉमन जो हमें जवाब मिलता है कि सर सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं: सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बट हकीकत में सेंटेंस, ये अगर डेफिनेशन आप फिक्स कर रहे हैं सेंटेंस के पार्ट्स के हवाले से, तो आपको ऐसे बहुत से सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें ये चीज़ मौजूद नहीं होगी। आपको प्रॉपर एक्शन वर्ब और ऑब्जेक्ट वहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो सेंटेंसेस हैं। तो हम इस डेफिनेशन को आज के इस सेशन में जो है ना वो डिबंक करेंगे और सेंटेंस को एनालाइज करेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। तो लेट अस प्रोसीड कि अब हम समझें कि किस तरीके से एक सेंटेंस को लिखा जाता है। तो लेट्स गो हियर। अब अगर हम सेंटेंस को एनालाइज करें तो सेंटेंस के आप देख रहे हैं कि हमें जो है ना वो दो पार्ट मिल रहे हैं: सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब देखिए, प्रेडिकेट को अगर आप फर्दर सब डिवाइड करें तो ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है कि प्रेडिकेट से हमें वर्ब भी मिल सकता है, ऑब्जेक्ट भी मिल सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी मिल सकता है और एडवर्बियल भी मिल सकता है। तो नॉर्मली जो सेंटेंस होता है उसके जो है ये दो पार्ट होते हैं। ये जो एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे अंदर कि सेंटेंस के तीन पार्ट हैं, इस चीज़ को आप प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करें कि सेंटेंस के दो पार्ट हैं: सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को जब आप मज़ीद क्लासीफाई करते हैं या उसको मज़ीद सब डिवाइड करते हैं तो उसके अंदर आपको जो है ना चार कंपोनेंट्स मिलते हैं, जो कि वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल है।
तो हमने ये समझा कि सेंटेंस के जो है ना दो पार्ट हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में से हमें ये वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल ये मिल सकते हैं। अब हम वन बाय वन सेंटेंसेस का एनालाइज करेंगे कि देखेंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस हैं, उनके अंदर हमें क्या मिला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक सेंटेंस है कि आई लव, अगर आप इस सेंटेंस को देखें, आई लव, ये सेंटेंस का आई जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है और लव इसका प्रेडिकेट होगा। अब अगर हम लाफ को फर्दर एनालाइज करें तो लाफ बेसिकली यहाँ पे वर्ब के तौर पे, एक्शन वर्ब के तौर पे सर्व कर रहा है। अब जो वर्ब होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और एक इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को आप यूं समझें कि बेसिकली जब भी कोई काम हो रहा होता है तो उस काम के लिए हमें कभी कुछ ऐसे काम हैं जिसके लिए हमें कोई चीज रिक्वायर होती है, तब वो काम हो सकता है। मकसद ट्रांजिटिव जो वर्ड है ये लिया गया है ट्रांजिशन से। ट्रांजिशन का मतलब होता है मुंतकिली। मसलन अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं खाता हूं, अब देखिए खाना, ईट एक वर्ब है। अब आप खाएंगे तब जब कोई खाने की चीज मयसर हो। मकसद कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा हो जो खाने वाला हो, जिसपे आपका जो खाने का वर्ब है जो है ना वो उस पे, तो उसकी ट्रांजिशन हो सके। तो अगर खाने को कोई भी चीज मयसर नहीं है वहां पे तो आप क्या खाएंगे, मकसद ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो अगर अब ये कैसे हमें पता चले कि वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि आप उस वर्ब के साथ अगर उर्दू में क्या, सिंधी में छा या अंग्रेजी में व्हाट का क्वेश्चन रेज करें तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये वर्ब जो है ना या ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। मिसाल के तौर पे अगर कोई कहे कि आई ईट, तो हम कहेंगे व्हाट, वो कहेगा आई ईट एन एप्पल। तो ईट के लिए ऑब्जेक्ट क्या आया, एप्पल, तो एप्पल उसका ऑब्जेक्ट आया, ये ट्रांजिशन हो गई खाने की, ईट वर्ब की ट्रांजिशन हो गई एप्पल पे। आई प्ले, सपोज अगर आई से आई प्ले, तो आई प्ले की अगर आप देखें तो आई प्ले में भी यही चीज हो रही है कि आप जो है वो वहां पे भी सिंपली आप इसी चीज को जो है ना वो देख रहे हैं कि आई प्ले, जब आप कह रहे हैं तो आई प्ले व्हाट, आई प्ले क्रिकेट। तो आई प्ले क्रिकेट की जब आप बात करें तो आई प्ले क्रिकेट जो है वो वहां पे जो प्ले का वर्ब है उसी की ट्रांजिशन जो हो रही है वो हो रही है अपना किट पे, तो क्रिकेट वहां पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर आप कहें कि आई ईट, मैं कब पूछो व्हाट, आपने कहा फूड, तो ईट ऑब्जेक्ट बना फूड। आई राइट, मैं कहूँ व्हाट, आप कहें ऐसे, आई राइट एन ऐसे, ऐसे आपकी राइटिंग की जो ट्रांजिशन हुई वो ऐसे पे। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग व्हाट, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो प्लेइंग की ट्रांजिशन फुटबॉल पे होगी। तो ये खैर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो वर्ब है इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के हवाले से, उसको भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बेसिक क्या डिफरेंस है। और याद रखिएगा जो वर्ब ट्रांजिटिव हैं तो उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं, और पैसिव का जो बेसिक काम है, ये भी एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे पास है कि पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि जो है एक्टिव और पैसिव मकसद एक ही बात को दो तरीके से कहने के जो है ना वो अंदाज हैं, जिस तरीके से वो सर गुड और दूसरे जो है ना वो टीचर्स को जो है ना यूट्यूब पे इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। तो मैं इस चीज़ को भी बड़ा जो है ना वो सीरियसली देखता रहता हूँ कि काइंडली एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक चीज़ को दो तरीके से कहने का अंदाज नहीं है। एक्टिव का मतलब है कि हम सब्जेक्ट का जिक्र करें कि अली क्या कर रहा है, अली इज राइटिंग ए लेटर या अली राइट्स ए लेटर। जब भी हम सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं तो एक्टिव होता है, और जब भी हम ऑब्जेक्ट का जिक्र करते हैं तो पैसिव होता है। अब सवाल ये है कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत किस चीज की है, क्या आप सब्जेक्ट की बात करना चाह रहे हैं कि अम्मी क्या कर रही है, तो अब जो है ना खाने के बारे में अगर आपने पूछना है तो फिर आपका इस टाइम मकसद ये नहीं है कि अम्मी क्या करी, आपने खाने के बारे में पूछा, खाना तैयार है। तो अब देखिए सेंटेंस की शुरुआत ही खाने से हो रही है जो कि ऑब्जेक्ट है। अच्छा क्या बनना है,
तो आप ये नहीं बताएंगे कि मजदूर जो है वो स्कूल बना रहे हैं, आप मुझे कहेंगे कि सर स्कूल बन रहा है। क्या बन रहा है? स्कूल बन रहा है। क्या खेला जा रहा है? सर फुटबॉल जो है ना वो खेला जा रहा है। तो सवाल ये होता है कि कौन खेल रहा है? सब्जेक्ट की बात हो रही है सर, बच्चे खेल रहे हैं। कौन बच्चे क्या? जो है ना वो फुटबॉल। तो देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जब भी हम लैंग्वेज में सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं तो हमारी एक डिवाइस होता है, और जब भी ऑब्जेक्ट का जिक्र करते हैं तो ये पैसिव वॉइस होता है। इसका मतलब ये नहीं होता जिस तरीके से हम पढ़ाए जा रखे, अम्मी खाना पका रही है, खाना पकाया जा रहा है, अम्मी के द्वार, और इस तरह के सेंटेंसेस हमें मिलते हैं सुनने के लिए। प्लीज ये नहीं है। एक्टिव मीन्स सब्जेक्ट, पैसिव मीन्स ऑब्जेक्ट। तो देखें, जब वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव होता है तो उसके पास ऑब्जेक्ट होता है, जब ऑब्जेक्ट होता है तो उस सेंटेंस का पैसिव होगा। और अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जिस तरह आपने कहा कि आई गो टू कराची, तो इसका कैसे पैसिव वॉइस होगा? इसमें टू कराची ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका जो ना वो इसमें जो ना ये फ्रेज का काम कर रही है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और ये यहाँ पे एडवर्बियल का काम कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। तो हम इसको ऐसे ट्रीट नहीं करेंगे कि ये जो है ना वो इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका कभी भी पैसिव नहीं बनेगा। आई राइट लेटर, अब यहाँ पे राइट का जो है, तो बहरहाल ये एक्टिवाइज, पैसिवाइज और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के केसेस हैं, जिसको हम आगे चल के ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, एक्टिवाइज, पैसिवाइज में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि ये जो सेंटेंस आई लॉफ है, इस लॉफ को अगर आप देखें तो आई सब्जेक्ट, लॉफ प्रेडिकेट। लॉफ जो है वर्ब है, और जो है ना वो अपना इस प्रेडिकेट में हमें सिर्फ एक चीज मिली। तो देखिए ऊपर हमने जिक्र किया कि हमें प्रेडिकेट में से पॉसिबली चार चीजें मिल सकती हैं, कोई एक भी मिल सकती है, एक से ज्यादा भी मिल सकती है। अभी हमें सिर्फ आई लव में एक सब्जेक्ट मिला है और एक प्रेडिकेट में सिर्फ एक वर्ब मिला है। अब दूसरा सेंटेंस देखें, आई राइट ए लेटर। ओके, अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है, राइट ए लेटर ये पूरा प्रेडिकेट बन गया। इसमें राइट वर्ब है, और अ लेटर इसमें ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। और चूंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो हमें ऑब्जेक्ट मौजूद है, ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है, सो आई राइट ए लेटर। इसके अंदर आपको इसके प्रेडिकेट में दो चीजें मिली हैं, वर्ब राइट है, ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पे लेटर है। सो आई राइट ए लेटर, ये एक सेंटेंस है जिसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मौजूद है, और प्रेडिकेट में हमें वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों मौजूद है। तीसरी एग्जांपल अगर आप देखें, आई राइट ए लेटर टू माय ब्रदर। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमें जो है ना आई इसका सब्जेक्ट है, राइट ए लेटर टू माय ब्रदर ये पूरा प्रेडिकेट हो गया। अब अगर हम प्रेडिकेट को एनालाइज करें तो इसमें राइट जो है ना वो एज ए वर्ब है, अ लेटर जो है ना वो इसमें ऑब्जेक्ट है, और टू माय ब्रदर ये भी ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब से डायरेक्ट कनेक्ट करता है, या तो डायरेक्ट असरअंदाज होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है ना वो फिर उसके नाम से जाहिर है तो वो इनडायरेक्टली उससे कनेक्ट करता है। अगर मैं कहूँ कि मैं आई परचेज आइसक्रीम फॉर चिल्ड्रेन, तो इसमें अगर आप देखें कि जो पर मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, आइसक्रीम, क्योंकि मेन ऑब्जेक्ट को तय करने के लिए हमें वर्ब को देखना है। वर्ब क्या कह रहा है कि आई परचेज, तो अब सवाल होगा क्या परचेज हो रहा है, आइसक्रीम। फिर सेकंड है किसके लिए, बच्चों के लिए, तो ये बच्चे जो है इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस के अंदर हमें दो ऑब्जेक्ट मिले हैं, सेंटेंस जो है ना वो उसके प्रेडिकेट में से सिर्फ हमें जो है ना वो एक सब्जेक्ट, और इसमें प्रेडिकेट में एक वर्ब और दो ऑब्जेक्ट हमें मिले। एक और सेंटेंस को देखते हैं हम, देखिए यू आर माय स्टूडेंट। अब वो जो आपकी एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है कि सेंटेंस के तीन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर वो डेफिनेशन लेकर आप इस सेंटेंस को क्वालिफाई करें तो ये वो डेफिनेशन कभी भी सेंटेंस को क्वालिफाई नहीं करेगी। ये बहुत हम गलत पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमें पढ़ाना चाहिए। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हाँ, प्रेडिकेट में वर्ब भी या वर्ब ऑब्जेक्ट दोनों, या खाली कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। अभी देखिए सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट खड़ा है, यू सब्जेक्ट है, आर माय स्टूडेंट्स कॉम्प्लीमेंट है। ऐसे हजार सेंटेंस हम रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, ही इज माय फादर, शी इज माय मदर, आई एम अ टीचर, दिस बुक इज न्यू। अब देखें ये तो रोजमर्रा के हजारा सेंटेंसेस हैं जो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट पे खड़े हैं, उसमें जो एक्शन वर्ब है या उसमें जो ऑब्जेक्ट है ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये केयरफुल रहें इस सेंटेंस की जो ना पार्ट्स की डेफिनेशंस के हवाले से।
अब एक और सेंटेंस है, ही इज माई टीचर। तो अगर इसमें देखें, ही सब्जेक्ट है, इज माई टीचर्स का प्रेडिकेट है, और ये भी यहाँ पे जो है ना, इसको अगर हम ट्रीट करें तो ये यहाँ पे एज ए कॉम्प्लीमेंट के तौर पे जो है ना वो हो रहा है कि ही इज अ सब्जेक्ट, इज माई टीचर पूरा प्रेडिकेट, और ये यहाँ पे जो है ना वो प्योर एक कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, अब आते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। जब हम यूज करते हैं शट द डोर, ओके, तो ज़हन में रखा करें जब हम ये कहते हैं शट द डोर, तो इसमें सब्जेक्ट तो होता नहीं। अगर शट देखें तो ये वर्ब है, द डोर उसका ऑब्जेक्ट है। तो ये बात ज़हन में रखें कि जो भी एम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनका सब्जेक्ट, क्योंकि हमने सेंटेंस की डेफिनेशन रखी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, शट द डोर में सब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप कहेंगे सर फिर आपकी डेफिनेशन तो गलत साबित होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी एम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं तो वो तब देते हैं जब वो आपके सामने होता है। जब सामने होता है तो जो यू होता है ये इम्प्लाइड होता है। मकसद जब आप कह रहे हैं शट द डोर, तो हकीकत में आप ये कह रहे हैं कि यू शट द डोर। कम हेयर मीन्स यू कम हेयर। तो जिसके आप मुखातिब हैं, जिसकी तरफ आपकी निगाहें हैं, जिसकी तरफ आप मुतवज्जा हैं, वही आपका सब्जेक्ट है। तो जो भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं यू इनका परमानेंट सब्जेक्ट होता है। तो अगर इसको हम एनालाइज करें शट द डोर, तो इसका हम वो फर्जी यू अगर रखें तो इसका सब्जेक्ट है, शट द डोर इसमें प्रेडिकेट है, और शट इसके अंदर जो है बितौरे वर्ब, और द डोर इसमें ऑब्जेक्ट यूज होता है। शी प्लेज क्रिकेट, सेम इसमें प्ले वर्ब है, और शी सब्जेक्ट है, प्लेज क्रिकेट पूरा प्रेडिकेट हो गया, और प्ले वर्ब है, क्रिकेट इसमें सिंपल ऑब्जेक्ट है। दे आर सेलिंग कार्स इन द मार्केट। अब इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो इसका सब्जेक्ट क्या बना, दे, जो कि ये काम करें, आर सेलिंग कार्स इन द मार्केट, ये पूरे का पूरा प्रेडिकेट बन गया। अब इसमें आर सेलिंग ये पूरा वर्ब हो गया, और खास ऑब्जेक्ट है जिसपे ये काम सेलिंग का असरअंदाज हो रहा है। इन द मार्केट यहाँ पे है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज, लेकिन इस सेंटेंस के एतबार से, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के एतबार से ये यहाँ पे एडवर्बियल का काम करती है। देखिए जिस तरह एडवर्ब हमें बताता है कि काम कैसे हो रहा है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ पोजीशंस वगैरह हम डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन सेंटेंस में अगर कोई भी हिस्सा एडवर्ब की तरह बिहेव करता है तो उसे एडवर्बियल कहा जाता है। अब यहाँ पे आपका जो इन द मार्केट है ये यहाँ पे एडवर्बियल का काम कर रहा है। जिस तरीके से सिंपल जो है ना आप जो नहीं है तो ये प्रीपोजिशन, लेकिन ये क्वालिफाई कर रहा है कि ये जो सेलिंग का काम है वो किस जगह पर हो रहा है, उसकी प्लेस क्या है। तो इन द मार्केट यहाँ पे जो है ना वो एडवर्बियल का, इन द मार्केट जो कि खुद एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इन द मार्केट, लेकिन इस सेंटेंस में ये एडवर्बियल का काम कर रही है। तो इस सेंटेंस को आपने देखा। अब हम एक और सेंटेंस को देखें कि शी पेंटेड द रूम वाइब्रेंटली, वाइब्रेंट रेड यस्टरडे। ओके, ये टेक्निकल सेंटेंस है, इसको जरा गौर से देखिएगा। अब इसको अगर हम एनालाइज करें तो इसका शी तो सब्जेक्ट हो जाएगा, पेंटेड द रूम वाइब्रेंट रेड यस्टरडे। ये देखें इसमें यू जो है ना, शी जो है ना वो तो सब्जेक्ट है जो कि ये काम कर रही है। अब आते हैं प्रेडिकेट में। तो प्रेडिकेट में जो है ना वो आप देखें कि ये पूरा शी सब्जेक्ट है, बाकी पूरे का पूरा जो है ये प्रेडिकेट है। अब शी सब्जेक्ट है और आए जो है पेंटेड पे, ये वर्ब है, चूंकि ये वर्ब का काम कर रहा है, शी पेंटेड अ रूम। उसके बाद जो है ना किस चीज को पेंट किया, तो ऑब्जेक्ट। अब देखिए शी पेंटेड, पेंट वर्ब है, किस चीज को पेंट किया, पेंट का वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, रूम में, तो ये पेंटेड वर्ब निकला, और द रूम उसका ऑब्जेक्ट निकला। अब वाइब्रेंट रेड, ओके, अब ये इंपॉर्टेंट देखिए, ये यहाँ पे काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, देखिए सेंटेंस का पार्ट होते हैं, जिस तरह मैंने ऊपर भी आपको दिखाया कि अली इज ए टीचर, यू आर माय फ्रेंड, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, ये सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अब ये या तो सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं या तो ये ऑब्जेक्ट का जिक्र करते हैं। अब इस सेंटेंस के अगर हम देखें कि अ वाइब्रेंट रेड किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है क्या वाइब्रेंट रेड बना है, रूम बना है। अब रूम क्या है यहाँ पे, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो ये अ वाइब्रेंट रेड बुनियादी तौर पे एक कॉम्प्लीमेंट है जो कि रूम को क्वालिफाई कर रहा है। रूम जो कि ऑब्जेक्ट है तो ये उसके बारे में बता रहा है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है। वाइब्रेंट रेड जो है ना ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद जो आ गया एडवर्बियल, कब हुआ, यस्टरडे।
तो अब अगर इस सेंटेंस को आप गौर से देखें तो शी सब्जेक्ट बना, पेंटेड द रूम वाइब्रेंट रेड यस्टरडे पूरे का पूरा प्रेडिकेट बना। इसमें प्रेडिकेट में पेंटेड वर्ब है, द रूम इसका ऑब्जेक्ट है, वाइब्रेंट रेड जो है ना कॉम्प्लीमेंट है, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि ये रूम को क्वालिफाई कर रहा है। अगर ये शी को क्वालिफाई कर रहा होता तो हम फिर उसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, जिस तरह ऊपर मैंने कहा कि अली इज अ टीचर। अब ये टीचर जो है कौन है, अली है। ये इस सेंटेंस में जो टीचर है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यहाँ पे वाइब्रेंट रेड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के मैं फर्दर एग्जांपल नीचे आपको और समझाता हूँ। दे आर रेड यस्टरडे, और यस्टरडे क्या बन गया, एडवर्बियल बन गया। ये काम कब हुआ, यस्टरडे हुआ। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस आपको जो ना स्पार्स आपके सामने हैं। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होते हैं जो सब्जेक्ट का जिक्र करें। अली इज ए गुड स्टूडेंट, तो गुड स्टूडेंट कौन है, अली है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। शी इज ए नाइस डॉक्टर, नाइस डॉक्टर कौन है, शी है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वी आर ग्रेटफुल, ग्रेटफुल कौन है, वी, तो ग्रेटफुल ओके एडजेक्टिव है, डॉक्टर नाउन है, लेकिन ये सब जो है ना बात किसकी कर रहे हैं, सब्जेक्ट की कर रहे हैं। इन तमाम सेंटेंस में देखें कि ये जितने भी ये रेड में आपको नजर आ रहे हैं ये सब के सब कॉम्प्लीमेंट है। इन सब को हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। तो जो सब्जेक्ट की बात करता है, सर के बारे में बताता है, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जिस तरीके से दे इलेक्टेड हर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट कौन बना, हर, हर की बात हो रही है, तो हर क्या है यहाँ पे, ये जो है ना ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वी मेड हिम प्राउड, प्राउड किसको, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है। द स्टोरी मेड हिम सेड, सेड किसको बनाया, हिम को, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है, जो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इस वीडियो में आपने जो है ना वो कैटेगरी के लिए देखा कि किस तरीके से दिस सब्जेक्ट एंड predicate, these two basic components. Okay, so I would request to all teachers and also students, kindly let us uh, refine definitions regarding the parts of a sentence. ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी जो है एकेडमिया में या हमारे स्टूडेंट्स में कॉमन जो है प्रिवेल कर रही है, इसको हमें जो है डिबंक करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि सेंटेंस के जो प्रॉपर है कि दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में मजीद आपको वर्ब भी मिल सकता है, ऑब्जेक्ट भी, वर्ब ऑब्जेक्ट दोनों मिल सकते हैं, या खाली कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है, एडवर्बियल मिल सकता है, ये सब के सब भी मिल सकते हैं। जिस तरीके से एक सेंटेंस में मैंने आपको दिखाया था कि जिसमें चारों चीजें मौजूद थी। तो अगर हम सेंटेंस की प्रॉपर जो है ना पार्ट्स को अगर हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो हम सेंटेंस को इफेक्टिवली लिख पाएंगे, ताकि आप लैंग्वेज के जो बेसिक जो स्किल्स हैं उसी में एक्सेल कर सके। दिस इज माय पर्सनल कन्विक्शन दैट इफ यू कैन राइट अ सेंटेंस करेक्टली you can excel in your writing skill. So thank you very much, see you in next session, goodbye.